बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे और हम इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि आने वाले दिन हम सब के लिए खुशहाली के हों। वैसे तो ईद पे आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मना कर आए होंगे। बहुत ही स्पेशल दिन होता है माह मुबारक के बाद, जब अल्लाह ताला आपको तोहफ़ा देता है ईद की सूरत में, तो मिलना मिलाना खाना सब ईद का मज़ा खूब दोबारा हो जाता है। फैमिली में आना जाना, अपने दोस्तों से मुलाकात होती है, रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, तो ये स्पेशल दिन मज़ीद स्पेशल बन जाता है। सो लाहौरियों का तो एक मुनफरिद ही अंदाज़ होता है कि हम ईद पूरा हफ्ता ही मनाते हैं, और इसके साथ साथ जो लोग अपने आबाई शहरों को जाते हैं वो भी पूरा हफ्ता ही ईद मना कर आते हैं। तो मुझसे तो सारे पूछ रहे थे कि आज ईद है, तो वो ईद वाला समा उनको शायद मेरे ड्रेस से लग रहा था। तो अब जो नए जोड़े लिए होते हैं वो कहाँ पहनने होते हैं? हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रजा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उस जोधे पशेमा का पशेमा होना, नए जोड़े ले जो लिए और इतने जोड़े ले लिए कि आपको ये अंदाजा नहीं है कि ऑफिस पहन पहन के लोगों को दिखा रहे हैं हम लोग। इतनी भी कोई बात नहीं आमिर भाई, वैसे घरों में भी यही हालात है, आप ऑफिस की क्या बात कर रहे हैं? इतने भी जोड़े अब बात नहीं है। अब आपकी जेब इतने की कहता इजाजत नहीं देती। मेरी बेगम को जोड़ों का दर्द हुआ दो जोड़े लेके दिए तो ठीक हुआ। ये हिसाब है, इतनी जोड़े आप ना खरीदे। नहीं आमिर भाई, अब इतनों की जेब इजाजत नहीं देती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतनों की जेब। अच्छा चलो मुझे बताएं, ईद नया जोड़ा, हाँ जी, टरू नया जोड़ा, मरू, तीसरा चौथा दिन दफ्तर आना, बात खत्म हो गई। आज दफ्तर 80 गरीब जेरे वर्कर लोग ये देखो सी अपने उसी ड्रेस ही चाहिए, हमेशा ड्रेस ही चाहिए। आपने बेगम को ले दिए होंगे ना कपड़े? नहीं बेगम नहीं। अब एक मिनट देखें, मेरी बात सुने। होता क्या, ईद वाले दिन पहला दिन जो है उस दिन का शलवार कमीज नया सिलता और आखिरी जुमे का नया सिलता। इनको मैं मिल गई हूँ, इनको बस मेरे ऐसे ही नहीं है आमिर भाई, यही नहीं होता। वैसे आपस की बात है, होता यही है, यही होता है ना। और हमारा तो यही है कि दो जोड़े जो है, दो जोड़े और उसी से काम चलता है। पूरा साल उसी पे गुजार लेते। नहीं पूरा साल, ये गलत बात नहीं। अल्लाह खैर करे, देखें 2 महीने बाद इंशाल्लाह पूरा साल नहीं गुजरता। बकरा ईद आनी है अब माशाल्लाह इस शर्ट को 3 साल हो चले हैं, पैंट को 4 साल हो चले हैं, गुजर जाते हैं बाकी साल। ऐसे इस तरह से नहीं है कि मैं मेहंदी ते वाला पाया सी, फलां दी मेहंदी ते हाँ हुन नहीं पड़ा ऐ दी बरात में नहीं पाया। ये ईद के चौथे दिन पहन लिया, मैं दोबारा भी पहन लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आ जाती हूँ जी खबरों की तरफ। अच्छा जी, ईद बड़ी अच्छी लोगों ने गुजारी, पर जो तमाम रमजान हम लोगों की गुफ्तगू सुनते रहे, ईद पर भी हर फैमिली में यही बात जो है वो डिस्कशन का जो कहते हैं ना मेन टॉपिक रही, महंगाई। आमिर भाई ने नहीं मानना किस बात पे? महंगाई पे मैंने क्यों नहीं मानना? पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक जो है, मेरी जिस महफिल में भी जाना हुआ और जहाँ भी गैदरिंग हुई, वहाँ एक ही टॉपिक था, वो था गर्मी और सोलर। आप कैन यू बिलीव कि लोगों का, ठीक है रमज़ान में हम लोग भी कहते रहे फल महंगा था, बाकी चीज़ें, मुर्गी का गोश्त तो अभी भी ईद के दिनों में भी महंगा, ईद के अभी भी जो है बकरे का गोश्त आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेना तो दूर की बात रह गई। लेकिन लोगों को अब जो परेशानी आना शुरू हुई है कि पंखा चलना शुरू हो गया, एसी अभी नहीं लगा, पंखा चलना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि बिल आपका बढ़ना शुरू हो गया। जिनके पास सोलर है वो, उनके लिए परेशानी ये है कि उनको गवर्नमेंट जो है मजीद स्क्वीज करने के, स्क्रू करने की कोशिश कर रही है कि उनमें से और चीज़ें निकाले, यानी उसको 10 रुपये 27 से 10 रुपये पे ले गई, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रही है गवर्नमेंट को, डिफरेंट एग्रीमेंट बना रही है। कुछ IMF का दबाव है, कुछ आपकी IPPs का दबाव है, जो कि पॉलिटिकल दबाव भी है भाई, सबसे बड़ा IPPs का। अच्छा, इसमें जो लोग सोलर बेचारे लगवा रहे थे, जिन्होंने लाखों रुपए अपनी छतों पे लगवाया, अब वो परेशान है। और मैं पिछले दिनों ईद से कुछ 5-6 दिन पहले एक सिपरा ने खबर भी दी थी कि जो जिनको सोलर लगा लिया, जिन्होंने मीटर भी लगा लिया, लेकिन उनका जो बिल है वो उनको डिलीवर नहीं किया और उसकी फाइलें गुम कर दी, वो उस नए एग्रीमेंट के अंदर आई है। अच्छा, अब बेचारों के साथ ज्यादती है कि नहीं है? तो और आपका महकमा, आपने क्यों फाइल गुम की? और वैसे गुम तो नहीं की होगी ना फाइल आमिर भाई, नहीं जी, ये खुद ही घुमा दी, डंप कर दी होगी, गुम नहीं की होगी। मैं आपको सच्चा वाकया सुनाने लगा इस मामले में कि आपके तो गुम नहीं हुई होगी। मैंने अपने एक नए मीटर के लिए दरख्वास्त दी थी, घर के मीटर के लिए, तो मैं एक दिन वो चला गया उस दफ्तर के अंदर जहाँ मैंने दरख्वास्त दी। वो अफसर साहब को मैंने तारफ शारफ कराया, उन्होंने कहा लब्बो जी फाइल है, फाइल नहीं मिल रही। आखिरकार एक वो वहाँ पे हेल्पर था, उसने कहा सर कुछ फाइलें बाहर सटियां सी, वो देखिए।
तो वहां से मिल गई, अंदाजा कर 9 मीटर की फायर, और आप कहीं गुम नहीं होती। आपके लिए हो गई ना। तो आमिर भाई वो तो मैंने करा ली, मैंने करा ली। आमिर भाई ये डंप करना यानी कि खत्म कर दें सिरे से। अब उनके साथ क्या सलूक होएगा, ये सारा ईद पे डिस्कशन रही, रमजान में भी है। अब ये भी तो महंगाई की ही एक कड़ी थी ना। बिल्कुल, और ये बहुत खौफनाक बिजली की तो बिजली का बिल जो है वो तो आप बिल इसका मतलब है कि आगे आमिर भाई ये तो आम आदमी तो बिल्कुल ही पिस जाएगा। हाँ, बिजली जरा साडा प्रोग्राम देख रहे हो तो बेचारा और परेशान है। ये वाकई परेशानी है। अभी ईद का गुजरा नहीं, हमें मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि एक के बाद एक आपको इसका देखें एक ही हल है, बस एहतियात करें। और क्या कर सकते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप इस पर मजाक भी करती थी कि आप पंखे बंद करके बैठ जाएं फला, लेकिन नहीं, जहाँ बैठे हैं वहां पे चला लें, बाकी बंद रखें। इतनी सी एहतियात है। आप एसी अगर आप 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो 4 घंटे में आ जाए। क्या खाया था ईद पे? सेवइयां तो नहीं खाई होंगी आमिर भाई। सेवइयां मीठा तो हर घर में। नहीं आमिर भाई ने नहीं मैंने खाया, मीठा तो हर घर में ईद के नाश्ता जो है वो मैं भरपूर नाश्ता भी करता हूँ, क्योंकि पूरा महीना हमने पूरी हलवा नहीं खाया होता है। लोहड़ियों वाला नाश्ता वो खाना है, कीमे वाली टिक्कियाँ और ये और वो चीज़ें। और तीसरे दिन जो है कल का दिन वो ग्वाल मंडी में पाए। अच्छा। और मगज। आप तो फिर अच्छी अच्छा नहीं, इस तरह से टकटक नहीं, मगज और पाए उस नाश्ता करते ना बाहर का खाना। भाई मैं एक बात बताऊँ, हमारे तो ये होता है कि पहले दिन सारे हमारे घर इकट्ठे होते हैं। भाई घर हमारा सारे जो है वो उन्होंने आना, फिर अगले दिन हमने कहीं जाना, फिर अगले दिन जो है नहीं, ये आना जाना तो लगा रहता है। ये तो हो नहीं सकता ना कि आप अपने घर पे तो ईद नहीं गुजार रहे। अर्ली मॉर्निंग, मैं तो अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, हम वो आमिर भाई शायद हमारा अपना स्टाइल है, हम लोग नाश्ते को ज्यादा एंजॉय करते हैं बनिस्बत बाकी खानों के। बिल्कुल, हम कहते हैं कि नाश्ता जो है ना, आप लाहौर में किसी जगह भी चले जाएं, अगर छुट्टी का दिन है तो आप बच्चा हो छोटा बड़ा हो, वो अपने नाश्ता पॉइंट पे मौजूद होता है। तो नाश्ते पॉइंट पे आज भी आपको रश नजर आएगा, क्योंकि अभी तक लोग वापस नहीं गए। हसन, फिर भाभी से ईद पे खाने शाने फरमाइश करके बनवाते? होता ये है कि मेरी जो खुद बनाता है। अच्छा। मेरी जो आबाई हमारा जो घर है वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। और फिर वो ये होता है कि वहाँ मेरी बहन भी है, ठीक है, मिसेज हो जाती है, इस तरह मिल मिला के तो ये जो है ये आपस में करते हैं, क्योंकि सारे खानदान ने फिर वहाँ इकट्ठे होना होता है। शाम को जो रात का खाना है वो इकट्ठे खाना होता है। और कितना अच्छा वो एक होता है ना, सब लोग तैयार होके, सब लोग कपड़े पहन के, खुशियों का समा होता है और बड़ा अच्छे से। और इसमें सबसे ज्यादा फेस्टिविटी बच्चों के लिए होती है कि ईदी देनी है। और ईदी के लिए जो नए नोट है ना, अगर पुराना नोट दे देना, वो मुश्किल से मिले हैं वैसे इस दफा, वो हमेशा से मुश्किल से ही मिलते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये कि जब ये जो खास तौर पे बच्चों को अगर गलती से भी नहीं आपके अगर दोस्त अखबार में कोई ऐसा अच्छा इंसान हो, तो वो आपको दे देते हैं। वाह वाह वाह, मिल भी जाते हैं। तो वो फिर नए नोट दे देते। भाभी को ईदी दी थी? भाभी ने इनको दी थी। नहीं, मैं ही देता हूं। बात ये है कि भाभी ने, मैं ही देता हूँ। और ईद के कपड़ों के पैसे हो या वो तो मेकअप ज्वेलरी हो, उसके पैसे भी मैंने देने। उसके अलावा ईदी भी होती है कि नहीं? ईदी भी देता हूँ। अच्छा, हाँ सच्ची बात है। वो 100 वाली गट्ठी उसको देनी होती है। अच्छा, 50 वाली आमना को देनी होती है। ये हमारा गरीबों के। आप क्या ईदी देते हैं? तो इसी तरह होता है, शॉपिंग भी कराते हैं, पैसे भी देते हैं। शॉपिंग तो कराते हैं। शॉपिंग करो, एक सूट तो लाजमी है, ठीक है। और वो बड़ा जो है ना एंड तक मैं कहता हूँ अच्छा यार देखते हैं, कर लेते हैं वो एंड तक करके तो फिर जो है खैर वो लेके देना पड़ ही जाता है फाइनली। मैं क्योंकि मैं साथ नहीं जा सकता, मेरा ना इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं जगह जो है वो जाके। और शॉपिंग बहुत ज्यादा होते हैं। आमिर भाई का बहुत ज्यादा है इस मामले में। आमिर भाई भाभी के साथ लाजमी जाते हैं बहुत ज्यादा शॉपिंग कर वो, क्योंकि हम ना खवातीन कहती पहले सारा फिर के तो फिर। अच्छा नहीं, मैं तो वैसे शॉपिंग इंजॉय करता हूँ। मैं मना करता हूँ कि सूट वूट वगैरह जो है ना, ये तू ऑनलाइन ना मंगवाया कर। ये ना शॉपिंग करने हमारा क्या है, हमारी पिकनिक क्या है, शॉपिंग पे गए फिर खाना भी बाहर ही खा लिया। यही है ना, क्योंकि आपने लाजमी बात है थके होंगे तो आपने खाना आगे घर बनाना तो नहीं है। तो ये एक आउटिंग टाइप की शॉपिंग होती है, मतलब उस तरह की। हालांकि बहुत बड़ी शॉपिंग, इवन ग्रोसरी भी लेने जाए तो उसको इसी तरह से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एंजॉयमेंट का अपना अपना लोगों का तरीकाकार है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके एंजॉय करते हैं, कुछ लोग अपने काम के अंदर भी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल आपने और उसमें आप अगर आप सामान लेने घर का गए हैं, आप उसमें भी खाना बाहर खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। चलें जी, आप तो भरपूर ईद मनाकर आ गए हैं सब लोग। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ बात करते हैं जी ईद के दिनों में होता क्या रहा, किस तरह से माफिया आवाम को ईद के दिनों में भी लूटता रहा। ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो माफिया रमजान में भी मुतहरिक रहा, माफिया ईद के तीनों दिन भी अच्छी खासी ईदी बटोरता रहा। ईदी तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन लोगों को परेशान करना, वो चाहे आपको पता ना कि नान रोटी वाली दुकानों पे चले जाएं, वहाँ पे भी वेट कॉम्प्रोमाइज़ की लोग शिकायत करते रहे, चिकन की कीमत, गोश्त की कीमत। अब ईद पे तो ईद के त्यौहार ऐसे होते हैं, आपके घर कोई आया गया होता है तो आपको तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बट स्टिल महंगाई कंट्रोल करने वाला हमें कोई नजर नहीं आया। आमिर भाई, अच्छा, पहली बात तो यह है कि हम सब ने बस ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह लूट मार मचा के रखी ईद पे। मैं ये इसलिए माफिया बन गए, हम सब माफिया बन जाते हैं। सिर्फ वो लोग जो तनख्वाहदार लोग हैं, जिनकी महीने की मंथली की तनख्वाह, हमारी भी तनख्वाह ही है, जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग कारोबारी हैं, और चाहे वो आपने नाम ले दिया नान रोटी वाले का, आपने नाम ले दिया गोश्त वाले का, सब्जी वाले का, फल वाले का, घर कोई आया आपके रमजान में जब ईद की तैयारी हो रही थी तो कपड़े वाले का, दर्जी का, ये सब ने लूट मार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मचा के रखी कि आपने कोई एक चीज़ घर की ज़रूरत की भी लेनी थी ना, तो उस पर भी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है। हसन भैया आप भी इसी तरह से गुजरते होंगे। ऐसे ही है। अब नान रोटी वाले पे आ जाए, मुझे बताएं ये कहाँ कानून था कि आप रोटी नहीं बेचेंगे? आपको पता है कि सारे लाहौर के तंदूरों के ऊपर ईद पर सिर्फ नान लगता है। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता। ये बात ठीक है आमिर भाई की, उसमें वो रोटी लगाते ही नहीं, कहते रोटी बहुत कम लगती है, क्योंकि वो सस्ती होती है इसलिए। हमारे तो पूरे इलाके में भाई कोई तंदूर वाला रोटी नहीं लगाता, रोटी में पैसे कम बचते हैं। नान में अगर आप एक नान पे आपको 3 रुपए बच रहे हैं तो रोटी पे आपको 8 अन्ने बचते हैं। नान या खमीरी रोटी जो है ना वो प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो नान और वो आटा गूंदते नहीं है, वो आटा गूंदते वो इस तरह करके ये सूरत हाल होती है। लेकिन वही है ना कि कंट्रोल करना किसने था? जब रमजान कॉम्प्रोमाइज लोग क्या करते हैं कि जितना आपका वो वेट उन्होंने 100 ग्राम की रोटी, एक मिसाल है कि 100 ग्राम की आमिर भाई नान जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफाइड है ना वो 100 ग्राम है, उस पे तो कहीं पे भी अभी भी चले जाए तो कहीं पता क्या होता है, वो सूख जाता है, नान अकड़ जाता है। तो चले वो नान, खैर मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ नान नहीं है, बाकी चीजें भी इसी तरह से लोगों ने लूट मार मचा के रखी हुई है। क्या कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि हम अपनी खुशियों के त्यौहार भी जो है खुशियों के साथ मनाते हैं? तो ना मेरा ख्याल है अब देखे ना 2 महीने होने को आ गए हैं कि चिकन तो और वो खुद धमकियां देते रहे हैं, जितने भी मालिकान है वो हुकूमत को धमकियां देते रहे हैं, चीनी वाले भी देते रहे। हाँ, चीनी वाले भी, ब्रॉयलर एसोसिएशन भी। आप ये देखें ना इस दफा फिर सबसे अच्छे तो आमिर भाई, फिर इसका मतलब है इस दफा फ्लोर मिल्स वाले रहे कि जिन्होंने कोई धमकी भी नहीं दी और चले गवर्नमेंट का साथ भी दिया, आटा भी आप उन्होंने टाइम पे दिया और सस्ता भी मिला, घी वाले भी सही रहे। तो बाकी जो माफिया था, चिकन और चीनी, ये 2 चीज जो हैं पूरे रमजान इन्होंने पूरी गवर्नमेंट को जो है ना वो तिगनी का नाक में चाह के रखा, चे बार बार ही आ रहा है। और ये इसमें हकीकत यही है कि ये हर दफा यही होता है, जब भी त्यौहार कोई हो, जब भी कोई त्यौहार हो, ये इसी तरह से करते हैं। नहीं, ये सिलसिला आगे भी थमने वाला नहीं है। अन्ना क्या करें, मतलब मुझे समझ नहीं आई, पूरा रमज़ान का महीना हम इन्हीं सोचों में, तो बता हम लोग PIC में जाते हैं और वहाँ लोगों के चेहरे देखकर आप कैन यू बिलीव के बहुत कई दफ़ा रात को ख्याल आता है कि यार ये लोग कैसे, ये तो रमज़ान है, एक वक्त का खाना मिल रहा है इनको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आगे तो पूरा साल है और फिर ईद है और इतने प्यारे बच्चे जिनको अल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं फुर्सत में बनाया होगा, वो जब वो आ रहे होते हैं तो दिल को ऐसे लगता है कि जैसे और बड़े बड़े क्या हम माशरे में किस तरह की इबादत कर रहे हैं, क्या हम चीज़ों को किस तरह से तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह की जो तकसीम बनाई हुई थी कि आपने अपने साथ के गरीबों को भी, हम तो वो मौलवी ढूंढ रहे होते हैं ईद पे जो कहे कि आपने फितराना बस अपने घर में दे देना है, घर में ही दे देना, वो मौलवी ढूंढ रहे होते हैं। सही बात है, खाम सारा साल किशमिश की चीज़ें रहे होते हैं और जब फितराना देने की बारी आती है तो वो कहते हैं जी 150 रुपया, 150 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपये, वो मौलवी ढूंढते हैं। खुदा का खौफ करें, आपके इर्द गिर्द इतने लोग अद्वियात के हाथों, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाए, बहुत ज्यादा आपको लोग तो रश है अस्पतालों अच्छा, में। मैं क्योंकि खुद एक शुगर का पेशेंट हूँ तो मुझे पता है कि शुगर के पेशेंट को दवाई रेगुलर लेनी पड़ती है। अगर किसी मेडिकल स्टोर पे कोई बंदा एक गोली लेने आया ना, इसका मतलब है उसके पास अगले 1 हफ्ते की दवाई के क्या पैसे रहेंगे, अगले टाइम के पैसे नहीं। आमिर भाई बात ये है कि वो अपना घर चलाए, अपनी दवाइयाँ खरीदे, वो क्या करे बेचारा, उसको इस तरह की चीज़ों में उलझा दिया गया है। उसको क्या हम सबको ही उलझा दिया गया ना कि हर एक को
यही फिक्र है कि अगला पल जो है वो कैसे गुजरना। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात फिर वही आ जाती है, ये माफिया ना रमजान में थमा ना ईद पे शवाल पे थमेगा ना, नहीं ये सिलसिला अब ईद के बाद भी ऐसे ही जारी रहना और ये इसी तरह तो रहेगा। आप अपने आप को तैयार कर लें इसके लिए ना, देखें इसके लिए जब तक वो ठंडी गाड़ियों से अफसरान उतर के बाजारों में बाकायदा तौर पे, बाजारों के साथ साथ जो प्रोडक्शन की जगह होती है इनको, क्या गवर्नमेंट को ईद पे छुट्टी होती है? किस बात की छुट्टी पूछ रही हूँ। नहीं छुट्टी होती है। आमिर भाई मुझे एक बात बताएं, आपने सारी ईद गुजारी, यहाँ स्टूडियो में और लोग बैठे हैं, इनसे किसी से पूछो कोई एसी कोई डीसी आपने किसी जगह देखा नजर नहीं आएगा, लेकिन स्पेशल स्क्वाड्स तो है ना। स्पेशल स्क्वाड कौन से होते हैं भाई? आप इनकी वीडियो चला दें। मैंने एक वीडियो आयशा आपको भेजी थी एक चेकिंग की, जिसमें मदनपुरी जैसी शक्ल का, वो इंडियन विलन की शक्ल का एक बंदा जो है काली एनके लगा के रेडियो के आगे तस्वीरें बनवाता है। मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है। क्या कह रहा था वो? ओमपुरी। अच्छा। ओमपुरी एक अदाकार है इंडिया का जी, अमरीशपुरी का भाई। उसकी शक्ल का एक बंदा जो है वो, उसने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का वो कोई बंदा नुमाइंदा होगा। अच्छा, मैं वही और ठेले वालों के सामने खड़े होकर ना वो इस तरह से तस्वीरें बनवा रहा है जैसे एक विलन एक हीरोइन को बांध कर उसके सामने तस्वीरें बनवाता है। उस तरह की तस्वीरें वो अगर आपके पास, मैंने वीडियो अगर आप कहती, लेकिन अब मैं कैसे भेजूँ, आपके पास महफूज होगी, वो चलाएं। ये है वो कार्रवाई जो तस्वीरी कार्रवाई जो सिर्फ फोटो, वो ठेले वाले जिनको आप समझते हैं गरीब लोग हैं, उनसे आपने किलो किलो फल लेना और चले जाना है ईद के नाम पे, रमजान के नाम पे। आए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टोर के ऊपर चीनी जब पैक होती है तो वो 180 नहीं 280 में बिक रही होती है। वो कैसे बिक जाती है? वहाँ महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? कैसे कंट्रोल होगी? अकबरी मंडी के जो इतने बड़े ताजर चीनी माफिया जो बैठते हैं भाई और व्हाट्सएप पे चलाता है। नहीं, एक मिनट मेरी एक बात सुने, ये वो लोग हैं, अल्लाह ताला माफ करे, कि जिनके हाथ में तस्बीह होगी, 5 वक्त के नमाजी भी होंगे, दुकान पे हाजी साहब भी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ माफिया भी है। कैसी बात है आमिर भाई? और यही मिलावट कराते हैं, यही तजावजात बनवाते हैं, यही करवाते हैं सब काम। और आप कह रहे सिटी डिस्ट्रिक्ट, यार ये छुट्टी पे हैं भाई, वो सिर्फ मौज मस्ती मौज मेला करने के लिए निकलते हैं, दिहाड़ी लगाने के लिए। मैंने आपसे कहा किसी से चीनी ले लेंगे, किसी से कोई चीज ले लेंगे, किसी से कोई चीज ले लेंगे, और घर में दावत करेंगे लोगों की कि आए जी आप भी इस कार खैर हराम के कार खैर में जो है अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अब मुझे ये बता दें, महंगाई सिर्फ यहाँ तक नहीं है। फिलहाल तो कुछ दिन पहले ईद से हमें बिजली सस्ती होने की बात पता चल रही थी। आमिर भाई भूल जाएं, IMF ने इनकार कर दिया क्योंकि आपका सर्कुलर डेट जो है वो तो इतना ज़्यादा है। वो जो खुशखबरी हमने सुनी थी कि 8 रुपए पर यूनिट कम कर रहे हैं, ऐसा था। और मेरा ख्याल है फ्यूल एडजस्टमेंट में जो कम होगी वही होगी, और इसके अलावा कुछ नहीं है कि आपकी, आप ये समझे बस लोगों के लिए एक परेशानी अब बिजली बन जाएगी। और गर्मी आ गई जी, ये और ये गर्मी का सीजन इस दफा है भी बहुत ज्यादा, जिस तरह तब्दीलियां आ रही हैं, शदीद गर्मी होने वाली है, शदीद गर्मी होगी, और ये लग पता जाएगा जो सूरत हाल इस वक्त है। तो इसलिए वही जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हर एक को एहतियात करनी पड़ेगी अगर भारी भरकम बिजली के बिलों से बचना है तो। अच्छा जी, अब गर्मी तो बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो कुछ आपका इन्वायरमेंट एकदम से चेंज हो रहा है ना, आप अब वो लिस्ट में ऊपर आना शुरू हो जाएगा। शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1, मुझे लगता है वो दिन भी आना शुरू होने लगे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ डिस्कशन करेंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो एक बड़ा मसला, और ये जो आपको डिजास्टर वाली तब्दीलियां नजर आ रही हैं, इससे मसाइल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आलूदगी की एंट्री एक बार फिर से हो गई, और अब आप मुख्तलिफ टाइमिंग पे स्क्रीन पे देखेंगे कि शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है। अगेन कोई लॉन्ग टर्म आपने ऐसी प्लानिंग नहीं की कि हम इन दिनों से बच सकें। आमिर रजा खान, देखिए प्लानिंग आप कर तो रहे हैं, गवर्नमेंट अगर ये कही जाए कि नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सुस्त है, स्लो है। यानी आपने पिछली जब दफ़ा ये हुआ सारा इन्वायरमेंट का मसला बना तो आप चीन चले गए। चीन जाकर आपने कहा जी आपने शंघाई में जिस तरह से फ़ज़ा साफ़ की थी, वो जो आपने फैंस और टर्बाइंस लगाई थी वो क्या थी देख कर आए। फिर आपने कहा कि जी यहाँ पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स को रवाज दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक बसें तो आ गई, लेकिन प्लांट लगना था भाई।
और सोलर पे आपने जाना था। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनको किए बगैर आप चाहे जितनी मर्जी प्लांटेशन कर लें, नहीं हो सकता। जब आपके रोजाना एक इलेक्ट्रिक बसें तो आ गई, नहीं इलेक्ट्रिक बसें आ गई, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक बाइक को देखिए, आप इन बाइक्स को जो बनाने वाली कंपनीज क्या बंद करा दें? हाँ जी, मुकम्मल बंद करा जी दें? जी मुकम्मल। इनसे कहें कि आपने आज है 2025, तो जो स्टॉक पड़ा है वो आज क्या है अप्रैल 2025, इनसे कहें जी अप्रैल 2027 तक हमने लाहौर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक बनती हुई देखनी है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा चलती हुई देखनी है, ये बाइक चलती रहे जो चलती, बनती हुई देखनी है। आप 2 सालों में अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कन्वर्ट करें टूवर्ड्स पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक बाइक। और ये करना पड़ेगा, इसके बगैर आपको अपना रक्षा इलेक्ट्रिक पे लेके जाना पड़ेगा। इजाद हो गया, बन गया भाई, चल रहा है, चल रहा है, मैंने देखा है, चल रहा है, चल रहा है। अच्छा, फिर आपका लोडर जो है इलेक्ट्रिक हो गया आपके। आप मुझे ये बताएं इलेक्ट्रिक में क्या क्या चीज नहीं हो सकती। सिर्फ छोटी सी एक मिसाल देने लगा हूं, आपने कभी ट्रेन देखी है? 70 बोगीज होती हैं, उसके चलती रही है, वो भी इलेक्ट्रिक पे चल जाती है। आमिर भाई चलती तो रही है, ये कोई बहाना नहीं है। ये खाने वाला था कभी भी वो आज इतनी चलती रही सीसी है आपके, इतनी टेस्ला ने ऐसी गाड़ियां बना दी जो आपकी पेट्रोल गाड़ियों से भी ज्यादा जल्दी पिक और रफ्तार पकड़ती। अच्छा, चंद सेकंड्स में। तो फिर मुझे बताएं क्या वजह है कि आप इसकी पाबंदी नहीं लगा रहे हैं? जब तक आप ये पुराने रक्शे बाइक्स इन पर पाबंदी नहीं, बनने पे बेचने पे देखें, जब बन गई चीजें बन गई वो बिक जाए, और जितनी देर चलती नहीं, अब वाकई ये तो हम अग्री करते हैं कि अब नई जो प्रोडक्शन है ना उस पे आपको फुल स्टॉप लगाना होगा और अब आपको जिद्दत की तरफ आना होगा। अदरवाइज कोयला और फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने की बजाय आपको सोलर पे जाना पड़ेगा। सोलर पे ही जाना पड़ेगा आमिर भाई, आपको सोलर पार्क्स बनाने पड़ेंगे। नहीं, एक बात अगर याद होगा, आप भी गए हैं, जब हम अमेरिका गए थे और वहाँ से हमने वेगस से हमने लॉस एंजलिस का सफ़र किया था, तो हमने वहाँ पे सारे हर दोनों तरफ सोलर ही लगा हुआ। तो हमारे पास भी तो बहुत सी जगह हैं, बिल्कुल ऐसी है, हम क्यों नहीं लगा सकते? आपको सोलर पार्क डेवलप करने पड़ेंगे और उनसे बिजली आपको बनाकर गवर्नमेंट आप खुद बना ले। चले, जो लोग अफोर्ड करते हैं उन्होंने तो लगा लिया अपनी छतों पे, जो लोग हमारे जैसे हैं जिनको अफोर्डेबल नहीं है उन्होंने नहीं लगाया। आमिर भाई आपको तो वैसे भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो है, चले जरूरत है, हर एक को एक ही जरूरत बन जाती है ना, जरूरी होती है। अभी मुझे बताएं, जब सोलर पार्क्स बनेंगे और उनसे बिजली पैदा होगी, आपके पास इतना वसी सहरा है कि अगर आपको उसको सिर्फ डेवलप कर ले। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, लॉन्जी कंपनी ने थे उसके वाइस प्रेसिडेंट शी, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री थी, लॉन्जी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने जो पार्क्स दिखाए ना उसके, कैन यू बिलीव, को ऐसे था जैसे सोलर प्लेट्स के पहाड़ हैं और उनसे वो इतनी बिजली बना रहे हैं जितनी वो डैम से भी नहीं बनाते। बिल्कुल, तो ये प्लानिंग है ना। अच्छा, अब ये इसके साथ साथ आमिर भाई और हसन आप एग्री करेंगे, हमें ग्रीनरी को भी फरोग देना है, हमें प्लान डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ये जो जहां मर्जी घर बनते चले जा रहे हैं, सोसाइटीज बनती चली जा रही हैं, ये भी एक बड़ी रीजन है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि जब सड़क को, ठीक है सड़क चौड़ी होनी चाहिए, सड़क वो ज़रूरी है, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ बड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हम वो दरख्त तो काट देते हैं, लेकिन दोबारा वो दरख्त नहीं लगते। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और उसकी वजह से ही ये जितना एनवायरमेंटल चेंज है ना, ख़ासतौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, तो ये क्यों आया? ये इसी वजह से आया, बिल्कुल ऐसे ही कि उस तरह से दोबारा से जो है वो प्लांटेशन नहीं की गई। हर साल जो है वो साल में 2 या 3 दफ़ा शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाता है। और ये अभी रमजान में गुजर के गई है, अभी भी चल रही है, 1 करोड़ पौधे लगाए, अभी भी चल रही है, लग गए, रावी के साथ साथ उन्होंने लगाए हैं, नजर भी आते हैं, लेकिन वो कब दरख्त बनेंगे, कब, जब कटे थे वो तो दरख्त कटे थे, अब लगे हैं तो वो गमले वाले पौधे लगे हैं। अब वो ज़ाहिर है कि वो अगले 10 साल 15 साल तो लग जाएंगे ना, 15-20 साल तो चाहिए। तो यही चीज़ अगर यहाँ पे जैसे ये कैंपस से जब आगे सड़क इन्होंने वो की थी, उस वक्त अगर कहीं अच्छी जगह मजीद लगाए होते तो आज वो किसी हद तक वो बड़े हो चुके होते। तो इस चीज़ को देखना होगा, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना। नो डाउट वो तो ज़रूरी है, बट स्टिल कुछ इकदाम आपको बहुत ज़्यादा हंगामी बुनियादों पर करने की ज़रूरत है, जिनमें से एक आमिर भाई ने जिक्र किया, मैं 100% एग्री करती हूँ। इसके साथ साथ अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सरकारी सतह पर, उसके साथ साथ इंडिविजुअल को भी अपने इर्द गिर्द करना है, अदरवाइज आपके इर्द गिर्द का माहौल इतना आलूदा हो जाएगा कि आप
सांस भी लेंगे तो आप बीमार ही होंगे। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हाउसिंग सोसाइटीज, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, वो दुरे नयाब की अक्सर हम सुबह सुबह खबरें देखते हैं कि एलडीए ने कार्रवाई की और इतना बड़ा बुलडोजर होता है, ठा बिल्डिंग गिर जाती है। वो आलूदगी का बाइस नहीं बनती? नहीं, बिल्डिंग गिराना नहीं, वो तो नहीं, रेत मट्टी वगैरह भी होती है इतनी सारी, ये जो और वो जब रोड पे सारी फैल जाती है। नहीं, वो क्लियर कर देते हैं उसको। वो है वो एक अलग बात है। मुझे इससे तो सिर्फ हंसी आई इस बात के वो कार्रवाई। अच्छा, अगेन मैंने आपको पिछला सेगमेंट में डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट का वो बंदा बताया था, एलडीए भी यही काम कर रहा है। एलडीए क्या कर रहा है, कागज उसने छाप लिए सील्ड वाले, वो लगाता है और जाके तो अगले दिन बंदा के अंदर दे पैसे, ऊपर खबरदार लिखा कागज उतरवा देते हैं, बस इतनी सी बात है। आपका इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करने का एलडीए ने एक तरीका पकड़ लिया कि बनने दे चीज जो बन रही है, अच्छा, बाद में इसको ब्लैकमेल करके पैसे ले लेंगे। और यही होता भी यही है। जब ये टाउन प्लानिंग होगी और जब आपकी ये प्लानिंग और इसकी आप क्रेडिट ले रहे हैं, उसकी वीडियो जारी कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें यार। ये आप पहले बनने क्यों दिया? ये काम कर रहे हैं, ये फार्मेसी, ये फैक्ट्री आपने बनने दी, जब बन गई अहले इलाका परेशान हुए, तंग हुए, आपने कागज निकाला, एक दिन में तो बनती नहीं है, उस पर वो लगाई, लेवी सोल्यूशन लगाया, उसको चिपका दिया, अगले दिन जाके पैसे लिए और खोल दिए। बस इतनी बाहर में जाए, उसने नक्शा पास कराया था, नहीं कराया था, वो आपके नक्शे के मुताबिक बना नहीं बना, कमर्शियलाइजेशन हुई नहीं हुई, हर चीज बाहर में जाए, आपको पैसे खड़े करके दे। ये डीजी एलडीए काम कर रहा है और यही एलडीए का काम है। एलडीए का हर बंदा यही काम कर रहा है आमिर भाई, सिर्फ डीजी की बात ना करें। अच्छा, चलिए, हर कोई हमें मेन शाहराओं पर शहर नहीं मेरा कितना वाकफ तुझे कहना डीजी की गल मैंने कहा सारे क्या आप दोस्त हैं, अगर आप जानने वाले हैं, मैंने सब नहीं करता भाई आमिर भाई, मैंने तो सबका डीजी की बात ना करें, मैंने कहा सिर्फ एक डीजी की बात, उन्होंने कहा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, मुझे सवाल ये है, बुद्धू का आवा नहीं है जितना तुम समझ ले। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपकी शहर की वो जो कहते हैं ना मेन शाहराएं, आपके बड़े रोड्स, आपकी बड़ी मार्केट्स, हसन माँ पे भी यही सब कुछ है, हर जगह यही सूरत है। गुलबर्ग, एमएम आलम रोड, डीएचए, हर जगह पर ये सब कुछ हो रहा है। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, ठीक है। और आपको मज़ेदार बात ये बताऊं कि मुझे ये लगता है कि लाहौर शहर में सबसे ज़्यादा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, वो जोहर टाउन में हुई। बिल्कुल, जहाँ पर एलडीए का अपना ऑफिस है इतना बड़ा, और कार्रवाइयां भी सबसे ज्यादा उसी एरिया में है। सबसे ज्यादा गंदे पार्क्स वहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा गंदा सेवरेज का सिस्टम वहाँ पे है, सबसे ज्यादा पीने का खराब पानी आर्सेनिक वाला वहाँ पे है। अच्छा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन में आपने अच्छा वहाँ पे है और वहीं एलडीए, वही एलडीए, तो नाम ही काफी है। आप फिर खुद अंदाजा लगा, जब चिराग तले अंधेरा होगा तो फिर बाकी शहर का क्या होगा, शहर का क्या हाल होगा, अंदाजा करें आप। लेकिन अब ये देखें ना कि हमारे यहाँ कोई ये रिवाज नहीं, वो भी जो हम कहते हैं ना कि ट्रैफिक बढ़ रही है, वो हमारे यहाँ वो रिवाज ही नहीं है कि आपकी बिल्डिंग बन गई तो पार्किंग का इंतजाम है या नहीं है, ये ऐसे हालात रहने हैं। ये ऐसे देखो, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके प्रोग्राम में मिसाल दी थी कि यहाँ इशरा में एक बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग में एक लिफ्ट थी, ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए 8 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी, और नीचे वो जो ये जो होते हैं गोल्ड स्मिथ सुनार जिनको बोलते हैं, उन्होंने दुकानें बना ली सोने के जेवरात की। तो वो जो लिफ्ट वाली जगह थी ना, वो भी उसने दुकान बनाकर बेच दी। अब जिन्होंने फ्लैट्स ऊपर लिए हुए थे वो बेचारे तंग हैं, यानी 8वें फ्लोर तक, 8वें फ्लोर तक अगर किसी ने जाना है उस लिफ्ट अवेलेबल नहीं है, एक लिफ्ट की जगह को भी दुकान बनाकर बेच दिया। मुझे बताएं कहाँ थी एलडीए सोई हुई? सही बात है। ये आपके मेन बुलेवार्ड पे जेफ हाइट्स है, जेफ हाइट्स जो कि आबाद ही नहीं हो सका नहीं हो सका ना, नहीं हो सका, उसने सारी पार्किंग पे दुकानें बना ली। अब मुझे बताएं उस वक्त एलडीए कहाँ थी? तो ये एलडीए का काम उस वक्त शुरू नहीं होता कि जब बिल्डिंग बन जाए, एलडीए का काम तो पहले भाई पहले दिन से होता है। जिस दिन मजदूर जाके वहां पे खुदाई शुरू करने लगता है ना, उस वक्त रोके भाई तू नक्शा दिखा, किस नक्शे के तहत बना रहा है, अप्रूव्ड जब बन गया आपने सील का एक लगाया और उसके बाद पैसे कमा लिए, तो क्या तो आमिर भाई यही होता आ रहा है और ये होता रहेगा, ये नहीं खत्म हो। शहर तो तबाह कर दिया आपने, तो तबाह हो गया। यकीन माने ईद के बाद आके मजा किरकिरा हो गया, हर जगह पे मसले ही मसले रहे हैं, इंतजामिया सोती रही है। हाँ तो होती है ना, इंतजामिया सोती रही है, ईद पे लोग बेचारे परेशान रहे और आगे भी अल्लाह ताला बेहतर कुछ करे। बाकी हालात गर्मी के
बिजली गायब रहेगी, आएगी तो कितने पैसे आपकी जेबों से निकालेगी। खुशखबरी सुना दूं? नहीं, इस पे एक और चीज है दोस्तों, ईद के बाद आपको गोश्त खाने को मिलेगा, बड़ी ईद पे, बड़ी ईद पे ना। हाँ, वो इंतजार करना जो आयशा ने भी गैस कर लिया। ये देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक, हेडलाइंस, उसके बाद शो में वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जहाँ पर कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब हम बहुत ज़्यादा बल्कि डबल ट्रिपल उसके नुकसानात भी देखने लगे हैं। आप समझ होंगे, सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, हमें उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है। बैठे बैठे आप पूरी दुनिया की खबरें भी ले रहे होते हैं, पूरी दुनिया से आप जो मर्ज़ी मंगवाना चाहें वो मंगवा रहे होते हैं। आप किसी के बारे में मुकम्मल जान भी सकते हैं, आप किसी की जान पहचान को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया हमारे जहनों को बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। ना सिर्फ मुतासर कर रहा है, मुझे लगता है जकड़ के रह गए हैं। मैं अफ्तारी में देख रही हूँ लोग मोबाइल पे लगे हुए हैं, मैं बाइक पे जा रही है लोग देख रही हूँ मोबाइल पे लगे हुए हैं, गाड़ी पे आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और कर भी कुछ नहीं रहे। सोशल मीडिया, टिकटॉक, जो जो आपकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और बेकार चीज़ें। अब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को इस कदर मुतासर कर चुकी हैं कि हम अपनी जहनी सलाहियतों को दबाते चले जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमारी एबिलिटी है ना, वो ख़त्म होकर रह गई है। हम कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, हम बस लेटना पसंद करने लग गए हैं। नाजिश फरीद है माहिर नफ्सियात हमारे साथ, उनकी राय इस पे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे नफ्सियाती मसाइल जो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, मुकाबला लोगों में बहुत ज़्यादा होने लग गया है, एहसास कमतरी का शिकार लोग होने लग गए हैं, कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दौड़ जो लगी है ना सोशल मीडिया की वजह से लगी है। अग्री करती हैं आप? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। देखो, सोशल के मीडिया के इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हैं बट नेगेटिव भी हैं, दोनों हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ पहले, तो कंपैरिजन्स जो आप कह रहे हो, कंपैरिजन्स इतने ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज कंपैरिजन्स की वजह से हमारे पाकिस्तान में आप देख लो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आप देख लो कि आप मॉडल को खड़ा किया हुआ है, आपके कलर के ऊपर कितना होता है, आपकी बॉडी के ऊपर कितना होता है, आपके बालों को लेके कितना होता है। तो जब उसको देख के लोग देखते हैं, टीनेजर्स को देख लो, जवानों को देख लो, देख के जब वो अपना कंपैरिजन करते हैं तो क्या होता है जी, लो सेल्फ इस्टीम होती है, कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, लो सेल्फ इस्टीम होगी, वो अपने आप को आइसोलेट करेंगे, अपनी कंपेयर करेंगे लाइफ को। ये भी बहुत होता है कि उसने वो उधर गया हुआ था, फलाना बंदा वो उधर ट्रैवल कर रहा था, वो बंदा वो उधर गई हुई थी, वो उधर ये खा रही थी। लाइफ को भी कंपेयर करते हैं एंड जनरली भी कंपैरिजन्स करते हैं। तो जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन स्ट्रेस से क्या होता है, ईटिंग, आइसोलेशन, मूड ऑफ रहना, फटीग रहना, लोगों से मिलना नहीं। तो बहुत सारे आपको ना मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है इसके असरात और बहुत असर करता है इसके ऊपर जो कंपैरिजन है सोशल मीडिया। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, साइबर बुलिंग आप देख लें। मतलब मैं कहती हूँ कि चाहे वो आप नॉर्मल सेलिब्रिटी कह लो, एक्टर कह लो, एंकर कह लो, डॉक्टर कह लो, एनीवन ऑन सोशल मीडिया फील्ड से रिलेटेड लोगों ने ना, जो कौम है हमारी, उन्होंने जैसे लाइसेंस नहीं लिया होता दूसरों को बुली करने का, हरास करने का, नेगेटिव कमेंट्स देने का, वो ज़्यादा देते हैं। उसकी वजह से जिनके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं उनको आप देखो कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पे होगा। सही है। सो पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी उसके अंदर ज़्यादा है। देन एट द सेम टाइम टीनेजर्स, बड़े, छोटा सा बच्चा जिसको माएँ हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं, खाना खाना है तो बच्चा साथ साथ ये कर रहा है, खाना खा रहा है। ये उनको ये नहीं पता उस बच्चे की भी मोबिलिटी भी नहीं है, प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जब एज ए फैमिली जो आपने बात की, इफ्तार में बैठे हुए हैं और हर कोई अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, तो ये एक रूल, मैं कहती हूँ हर फैमिली का एक सेट रूल होना चाहिए कि भाई आप फैमिली टेबल पे बैठे हुए अपने अपने फ़ोन्स कर लो। मैं अपनी फैमिली के साथ ये करती हूँ कि भी अपने अपने फ़ोन यहाँ रखो ताकि हम अपनी हेल्दी डिस्कशन करें, हम आपस में बात करें। इससे ना हमारी फैमिलीज में बहुत गैप आ गया। मियां बीवी आपस में साथ साथ बैठे हुए, वो अपने फ़ोन पे लगी हुई है, वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ है, बच्चे अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं।
सो ये बहुत फैमिली व्लॉगिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। सो इसको आप कैसे लेती हैं? दूसरों की फैमिली से इम्प्रेस होके उसका घर ऐसा था, उसका रूम ऐसा था, उसके कपड़े ऐसे थे। सो ये चीज़ें बड़ी बढ़ती, यही मैं कह रही हूँ ना कि जो कंपैरिजन्स आ जाते हैं ना, और लाइफ, अपने लाइफ का कंपैरिजन दूसरों की लाइफ से करते हैं। अच्छा जी, एक हस्बैंड वाइफ फलानी जगह गए हैं तो जी तुम मुझे क्यों नहीं लेके जा रही हो, या मैं क्यों नहीं लेके जा सकती वहाँ पे, या मैं ऐसी क्यों नहीं रेस्टोरेंट में गई या खा नहीं सकती है, मैं दिखती नहीं ऐसी। तो वो इतना उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर वो ले लेते हैं कि वो उनकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, उसका वो शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत सारे मसाइल हमारी ज़िंदगी में सोशल मीडिया की वजह से ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं अगर आप थोड़े से समझदार हैं या आपकी थोड़ी सी एज, अब नौजवान तो इसमें अगर आ जाएं तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल है। हाँ। वो फिर पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग है, आपकी सोसाइटी के लिए भी इवन है, क्योंकि इस मेंटल स्टेट का नौजवान दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े जराइम में मुलव्वस हो जाता है। हमने नौजवानों को मनशियात की तरफ जाते हुए देखा इसी कंपैरिजन की वजह से, इसी मतलब ये शोशा है ना अजीब सी। बिल्कुल, कैसे दूर रहेगा आज का नौजवान? इससे गुजारा भी नहीं है, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। देखो मैं वही वाली बात करी ना, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत है और इसके पॉजिटिव असरात भी बहुत हैं। पॉजिटिव देखा जाए तो आप भी कनेक्टेड हो सारों से, आपको घर बैठे बैठे जो चीज़ चाहिए आपको ऑर्डर भी कर सकते हो, खाना पीना, कपड़े, जूते, हर चीज़ मिल जाती है। देन आपको, अगर आप बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की बात करें, तो एजुकेशनल बेनिफिट्स भी हैं, नो डाउट, असाइनमेंट्स भी हो जाती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन इतनी मिल जाती है। रिलीजन के हिसाब से देखें तो इतने स्कॉलर्स हैं, हमें इतनी इतनी अच्छे तफसीर बता रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यू नो। ये वो वाली बात है, जहन की बात है कि आपका नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाता है या पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाता है। सो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, ये तो फिर एक दलदल है। उस दलदल में एक छोटे से बच्चे को, वही बात है ना, घर के अंदर बच्चे कोई छोटे से आप स्टार्ट कराओगे कि जी फ़ोन में लगे रहो क्योंकि माँ अपना उससे वो करेगी, या बच्चों को आप क्या कहोगे जब बड़े ही वो कर रहे हैं, रात सोने से पहले आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, तब तक आपको नींद ही नहीं आती है। सो ये सेट रूल्स होने चाहिए, ये अच्छी चीज़ भी है, बट आपको साथ साथ ब्रेन वॉश भी बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बता दें, ये मुसलसल एक चीज़ की एडिक्शन, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये तो होता चला जा रहा है। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग, मतलब आपको आदत सी हो जाती है, एडिक्शन है ये, बिल्कुल। रात को आप मोबाइल यूज़ किए बगैर सो ही नहीं सकते हैं। सो हमने अपनी लाइफ को रिलैक्स कैसे रखना है? लाइफस्टाइल एक प्रॉपर होना क्या चाहिए कि आपकी ज़हनी हालत भी अच्छी रहती है? हाँ बिल्कुल, देखो हमारे अंदर ना, इंसान के अंदर अल्लाह मियां ने ना एक नेचुरल हार्मोन डाला हुआ है, उसका नाम है मेलेटोनिन। आप देखती होगी आजकल दवाइयाँ भी मिल रही हैं मेलेटोनिन की, लोग वो मेलेटोनिन खा के सोते हैं। तो वो मेलेटोनिन हमारा एक ना हार्मोन अंदर है जो स्लीप को प्रोड्यूस करता है। और वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है डार्कनेस से। सो जब हम अंधेरा करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली मेलेटोनिन प्रोड्यूस हमारे उसमें बॉडी में होता है और फिर हम आराम से सो सकते हैं। सो जब जैसी हल्की सी भी लाइट आती है ना, उस लाइट से वो आपका प्रोडक्शन उसकी कम हो जाती है बॉडी के अंदर। तो अब जब आप आंखें बंद कर रहे हो, अब सोने से पहले आप कई दफ़ा फ़ोन रख देते हो कि मैंने अब नहीं देखना, फिर आंख बंद करके फिर आप अपना कुछ खोल के देखते हो, स्क्रॉल करते हो, देखते हो, तो आपकी नींद भी उड़ जाती है, फिर आपका माइंड भी अलर्ट होता है, तो स्लीप डिसऑर्डर होता है। सो इस फ़ोन जो है ना, ये बीमारी का भी एक बहुत बड़ा जड़ है। सही, यानी ये आपको सिर्फ आपकी ये नफ्सियाती मसाइल नहीं, आपको वैसे ही बेचैन रखता है, मुसलसल बेचैन रखता है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब नफ्सियाती मसाइल से हमने बचना कैसे है? अब देखें ना, हम किसी को, बच्चे को ये भी नहीं कह सकते हैं, आजकल आप नौजवानों को पाबंद ही नहीं कर सकते कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। बट वो कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप बच्चों को वो तमाम सहूलियात दें भी, सोशल मीडिया तक रसाई दें भी, बट उसको कंट्रोल रखें? क्या करना है? देखिए, एक तो मैं सख्त खिलाफ हूँ जो छोटे बच्चों को हाथों में आईपैड्स या फ़ोन पकड़ा देते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का कि फ़ोन भी कोई चीज़ होती है। बिकॉज़ बच्चों को एक जगह बिठाने के लिए ना, वो ईजी वे आउट है पेरेंट्स के लिए कि आप उसको आईपैड पे लगा दो या उस पे हो जाओ। जब हम छोटे थे या हमारी माएँ हमारे साथ होती थी, ये फ़ोन का ज़माना नहीं था, तो क्या हम बाहर खेल रहे हैं, हम बाहर साइकिलिंग भी कर रहे हैं, हम स्केटिंग भी कर रहे हैं, बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज़ आती थी, भाग के जाते भी हैं।
सो आजकल मैं कहती हूँ बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स का कसूर है, बिकॉज बच्चों को तो नहीं पता ना, बच्चों को जो अपने घर में रूल्स रेगुलेशंस होंगी, जो नॉर्म्स होंगी, जो आपके घर में वो चीज़ होगी, वही वो आप उसके ऊपर बच्चों पे अप्लाई कर सकोगे। सो इसको अगर हेल्दी ये रखा जाए तो बच्चों को जल्दी फ़ोन ना दें। टीनेजर्स, जो बच्चे जवान हो रहे होते हैं, जो सबसे वनरेबल स्टेज होती है 12, 13, 14, कंपैरिजन्स, वही स्कूल में भी कंपैरिजन्स होते हैं, उसके पास फलाना मामा फ़ोन है, बाबा उसके पास फ़ोन है, मुझे भी फ़ोन लेके दें। पेयर प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो आप लोगों से खौफ खा के या बच्चों से डर के आप उनको नहीं इजी वे आउट दें। जितना देर डिले कर सकते हैं करें। देन टाइमिंग्स उनके रखें कि अब आपके एग्ज़ाम्स हैं या आपके सोने का टाइम है, आप अपना फ़ोन साइड पे रखें। सो आप खुद एक एग्जाम्पल बने उनके आगे, देन बच्चों के पे अप्लाई करें। सही, यानी एक चीज़ आपने खुद करके दिखानी है, फिर उसके बाद अच्छा अब इससे बाहर कैसे निकलना है। जो लोग बिल्कुल ही इसके आदी हो चुके हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी ही डिस्टर्ब होकर रह गई है, सो कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? देखो, रास्ता हर चीज़ का, हर चीज़ की सलूशन है। मैं कहती हूँ कि कोई स्ट्रेस में भी है ना, या कोई डिप्रेशन में भी है ना, वो उसकी सलूशन हर चीज़, अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ की सलूशन दी हुई है। सिर्फ किधर से? इधर से। विल पावर, विल पावर आपकी है, और आपने कहना है अब हम ये रोज़ा रखते हैं, अल्लाह मियाँ ने हमारा पेशेंस का टेस्ट रखा हुआ है ना, कि विल पावर से हम रख रहे हैं ना, वरना तो हम रोज़ा भी ना रख पाए, ना हम भूख बर्दाश्त कर सकें। सो ये एक हमारा जो एडिक्शन फ़ोन की है ना, ये विल पावर से ही आपकी छूटेगी। सही। सो आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपको अपने आप को उसके लिए रेडी करना है, डिटर्मिन होना है, तो फिर ज़िंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि आप ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव कमेंट्स दें। जैसे अपने लिए काइंडनेस दिखाते हैं, दूसरों के लिए भी उसी तरह काइंडनेस दिखाएं। ख़ास तौर पे जब आप किसी को कमेंट दे रहे होते हैं या किसी को जज कर रहे होते हैं थ्रू सोशल मीडिया, आप मैसेज कर रहे होते हैं, या आप मैं न्यूज़ वालों को भी कहूँगी, या मैं मीडिया वालों को भी कहूँगी, या मैं नॉर्मल स्कूल कॉलेज में भी कहूँगी, ये जो आप किसी को ब्लैकमेल भी कर लेते हो इस चीज़ के ऊपर, या आप फॉल्स उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगा लेते हो या हरास करते हो उनके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, वो करना फुल स्टॉप। और ये सोशल मीडिया पे ही सब कुछ हो रहा होता है, बाकी तो हर जगह पर आप अपने बयान के रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं ना। हम ऐसे किसी के बारे में अगर कुछ कह दें तो हम बड़े जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हम उसके जवाब दें, बट सोशल मीडिया पर जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है, और उसके लिए फिर कोई सबको खुली छुट्टी है। बट स्टिल आप ये देखें कि आपकी वजह से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी की ज़िंदगी तबाह हो सकती है, आपके झूठे गलत कमेंट्स की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके अपने भी यहाँ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह की गलत बातें कर करके नेगेटिविटी आपको खुद अंदर से खाती चली जाती है। तो ये सोचें, समझें, अपना एहतसाब करें, अपने बारे में सोचें, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। होता क्या है जी, लोग रमज़ान में जब रोज़े रखते हैं, और रोज़े में हमारे यहाँ तो इफ्तार में बहुत ज़बरदस्त सा एहतमाम किया जाता है, बड़ा सा दस्तरखान होता है, तो फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं। फिर जब एक दम पूरा दिन भूखा रहने के बाद आप फ्राई चीज़ें खाते हैं, ठंडा गरम, कुछ लोग ठंडा दूध पीते हैं, ठंडे शरबत पीते हैं, स्टमक आपका बड़ा अपसेट हो जाता है। खाने पीने में जो आप गफलत करते हैं, स्किन पे उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। पानी की कमी से बहुत सारे लोगों की स्किन मुतासिर होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है जी हमारी स्किन। रमज़ान के बाद हमने केयर कैसे करनी है, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई स्किन क्योंकि पानी की कमी की वजह से, और फिर कुछ लोगों को ऑयली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। और इसके अलावा स्किन से रिलेटेड हम दीगर इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब डर्मेटोलॉजिस्ट ने हमें ज्वाइन किया, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रोज़े में सबसे पहले तो ऑल्दो मौसम अल्लाह ताला का शुक्र है, एंड वाले रोज़े ही थोड़ी गर्मी के थे, बाकी तो स्टार्ट में अच्छे रहे, बट स्टिल क्योंकि पानी एक फितरी अमल है, ज़रूरी है हम सबके लिए बहुत ज़्यादा, तो पानी की कमी से भी स्किन लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हुई। अब उसको रिकवर कैसे करना है? देखें, रोज़ों में दो चीज़ें हुई। कुछ लोगों ने जो अगर शॉर्ट बात करें तो वज़न गेन किया, क्योंकि रोज़ा तो रखा लेकिन माशाल्लाह अफ्तारी इतनी अच्छी की कि वज़न गेन हो गया। सही। और कुछ लोगों ने वज़न एक्चुअली लूज़ भी किया। हमारे पास दो तरह के पेशेंट सब आने शुरू हो जाते हैं। एक है जिनका वज़न लूज़ हो गया लेकिन जिल्द थोड़ी सी ढलक गई, ठीक है,
वजन लूज होने से जिल्द थोड़ी सी ढलक गई, चूंकि जो फिलिंग थी अल्लाह ने रखी वो ज़रा कम हो गई। अब वो चाहते हैं डॉक्टर साहब मैंने वज़न जब से लूज़ हुआ है ना मेरा रोज़े में, तो मैं वैसे तो बड़ी खुश हूँ, लेकिन मुझे लोग कहते हैं मैं बीमार लगती हूँ। तो एक हम उस पर बात कर लेंगे जी। सेकेंड है कि कुछ लोगों ने सचमुच वज़न गेन कर लिया, तो उसका क्या हो सकता है। बिल्कुल। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि चूंकि हमने रोज़ा रखा होता तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो जो लोग सचमुच, और हमारे यहाँ हैरानी की बात है कि ख़वातीन भी जो कि काफ़ी काम उन्होंने करने होते हैं, बच्चे को भी पालना है, मियाँ को भी पालना है, सास ससुर को भी देखना है, अपने अम्मी अब्बू को भी देखना है, फिर अपने आप भी कोई काम भी करना है, वो इसके बावजूद मैंने देखा हैरान कन तौर पे वो मर्दों से ज़्यादा काफ़ी दफ़ा अपने एक्सरसाइज भी कर लेती हैं। अब वो जो एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं की, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, उनका क्या होगा, उनके जो आपके मसल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तीन अगर आप देखें तो सबसे पहली बात जो है कि अगर आपका रमज़ान में आपने वज़न लूज़ किया तो इसको एक नेमत समझें, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जिस तरह आपने काविश की अल्लाह के करीब होने की, उसके असरात नजर आते हैं ना आपकी स्किन पर। जी वही मैं कह रहा हूँ, स्किन की वो एक बेरौनक सी हो जाती है। हाँ जी। अब उसके लिए करना क्या है, अक्सर ख़वातीन जो आके कहती हैं और बड़ी मुझे उस पर हंसी आती है कि वो बिल्कुल क्या सही रही होती हैं, लेकिन उनका दिल से निकलता है कि जी अब मैंने दोबारा वापस मैंने वेन गेट कर जो है ना दोबारा वेट को मैंने गेन कर लेना, क्योंकि मेरी जिल्द कम से कम ठीक तो दिखाई दे, लेकिन वो कोई हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। आपने जो वज़न लूज़ कर लिया उसको एक नेमत समझे। हाँ, अब रह गया कि आपकी जिल्द जब पूरे का पूरा फैट लूज़ होगा तो फेस का फैट भी लूज़ हो जाएगा। ठीक है। हमने पूरी जिल्द पे सिर्फ फेस के फैट को रीगेन करने के लिए, दोबारा लाने के लिए हमने पूरा बेड़ा गर्क बॉडी का नहीं करना। क्योंकि वो वजह यह है कि अगर आपका फैट लूज हो गया है, और ये बड़ी पहले मैंने कभी नहीं देखा था, और आजकल कुछ ऐसे इंजेक्शन आए हैं जिससे आपका वजन लूज होता है, मैं नाम तो नहीं लेना पसंद करूँगा, लेकिन उससे लोग कहते हैं, और उसका नाम ही दे दिया गया ओलंपिक फेस फॉर एग्जाम्पल, कि जी वो फेस जो है वो उस इंजेक्शन के बाद चूंकि बाकी बॉडी का लूज होता है फैट, वो फेस का भी लूज हो जाता है। सही। तो लोग समझते हैं कि जब मैंने दोबारा रीगेन करूंगी तो तब अच्छा लगेगा। एक्चुअली उसके बहुत सारे हल हैं। तो दो काम कर सकते हैं। नंबर एक, कोई भी अच्छी कंपनी का रेटिनॉल सीरम ले लें। ठीक है। रेटिनॉल सीरम से आपकी जो बारीक झुर्रियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा, चूंकि अब गर्मियां आ रही हैं और अचानक गर्मी एकदम से आ गई, लोगों ने अपनी सन ब्लॉक नहीं लगा सके, तो सन ब्लॉक जो है आपने टिंटेड सन ब्लॉक लेना। ठीक है। ठीक है। बेहतर है कि किसी डॉक्टर का रिकमेंडेड लें, सन ब्लॉक भी और मॉइस्चराइजर भी। ठीक है। और दूसरा रेटिनॉल सीरम रात में लगाएं। ठीक है। सुबह के वक्त आप एक बड़ा सिंपल काम बता रहा हूँ कि आपने अल्फा आर्ब्यूटिन सीरम लगा लेना, क्योंकि हमारे यहाँ 90% खवातीन की जो स्किन टोन है वो एक तरह की नहीं होती। हाँ, स्किन टू टोन होती है, और या बहुत छोटे छोटे धब्बे पड़े होते हैं जिसको हम एक्टिनिक लेंटिजिनीज बोलते हैं, यानी थोड़े से सन स्पॉट्स होते हैं जी। तो सुबह अगर आप सिर्फ दो काम कर लें कि सुबह आपने फेस वॉश किसी अच्छे से धोया, और ऐसे भी फेस वॉश अब हैं जिनमें लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, कोई ऐसी और चीज़ ग्लाइकोलिक एसिड है, जिससे कि आपकी जिल्द थोड़ी सी मुलायम हो जाए, उसके ऊपर आपने अल्फा ऑर्बिटन सीरम लगा लिया, और उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, टिंटेड सन ब्लॉक। अब टिंटेड की फ़ायदा ये होता है कि उसमें दो काम आपके इकट्ठे हो गए। आमतौर पर खवातीन कहती हैं मैं अगर सन ब्लॉक लगा लेती हूँ उसके ऊपर मेरा मेकअप नहीं ठहरता, और अगर मेकअप के ऊपर सन ब्लॉक लगाती हूँ तो वो एक अजीब सी लेयर बन जाती है, केकी हो जाता है पूरा फेस। तो उसका सिंपल तरीका है कि आपने सन ब्लॉक वो लगाना है जिसमें टिंटेड हो, और कोशिश करें किसी डॉक्टर का रिकमेंडेड हो, ताकि उसके अंदर केमिकल्स का पता हो आपने क्या लिया। वो तकरीबन आपका सारा दिन तो उसी में गुजर जाएगा। शाम को आके फिर आपने किसी अच्छे फेस वॉश से धो के, जिस तरह कोई ब्राइटनिंग फेस वॉश हो जाए, ठीक है, जो ग्लो देता हो आपको थोड़ी सी, वो हो जाए। सही। और उसके बाद आपने मेकअप को उतारने के लिए हार्श कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। एसीटोन वाले कोई मेकअप रिमूवर प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। ठीक है। क्योंकि उससे आपकी अच्छी लेयर भी उतर जाती है, साथ ही आपकी एक ऑयली लेयर भी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। रात को आप लगाएंगे अल्फा ऑर्बिटन सीरम, जो विटामिन सी सीरम एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो काफ़ी दफ़ा आप इसको चेंज कर सकते हैं कि विटामिन फर्क 4-5 बजे आप घर आई हैं, 3-4 बजे घर आई, उस वक्त विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी सीरम की जो आइडियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% है। अच्छा। अब 30% लोग कहते हैं जी वो तो मुझे इरिटेट करेगा। अच्छे सीरम जितने भी हैं वो, और कोई साइंटिफिक सीरम होना चाहिए, ठीक है,
यानी स्किन का कोई साइंटिफिक सीरम होना चाहिए जो साइंस की बुनियाद पर बना हुआ हो, और उसमें जब 30% होगा तो साथ ही उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल डाले जाते हैं जो कि उसको खुश्क नहीं होने देते जल्द को। सही, ठीक है जी। मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए, सीरम ऐसा होना चाहिए जो मॉइस्चराइजिंग हो। और अगर मॉइस्चराइजिंग ना हो तो उसका एक ट्रिक ये होता है कि आपने पहले विटामिन सी लगाया और उसके ऊपर आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा लिया। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई, आपने मॉइस्चराइजर भी कर दिया और जो आपकी बारीक झुर्रियां वो भी हो गई और प्लम्पनेस आ गई स्किन के अंदर। ठीक हो, और रात को आपने लगा दिया आपका रेटिनॉल सीरम लगा लिया। ठीक हो गया। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एक सीरम से शुरू कर लें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्डअप करें। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जिल्द फर्क करें आपकी इतनी लूज हो गई है कि आप कहते हैं कि ये तो सीरम से ठीक होने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज हो गई, आपने फैट बहुत ज़्यादा लूज कर लिया। मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि उसको नेमत समझें कि आपने फैट अगर लूज कर लिया, जिल्द का हम कर लेंगे बंदोबस्त, फैट लूज होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको आपने वापस नहीं आने देना। जो भी आपने जैसा भी आपने चाहे खाना कुछ कम खाया, आपने सुबह का नाश्ता कम, जो भी आपने रूटीन रखी है ना उसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब जिल्द का क्या करना है, बड़े सिंपल दो चीजें याद रखें, मेरे बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। जिल्द लूज क्यों हुई कि आपके फैट जो था वो लूज हो गया तो जिल्द ढीली हो गई। अब दो ही काम है, एक तो ये कि आप ऊपर से जिल्द को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के लिए पहले लोग समझते थे और अभी लोग समझते हैं कि उसके लिए तो सिर्फ सर्जरी की जरूरत है कि अगर आपने जिल्द को टाइट करना है तो आप एक्स्ट्रा जिल्द को काट देते हैं, वो भी की जा सकती है। और आजकल सर्जरी भी हम लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। अच्छा। अगर कभी करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ इसलिए कॉन्सेप्ट फुल बेहोश होने वाला सीन है वो नहीं होता, वो खत्म हो गया, वो हम सुन कर लेते हैं और हल्की सी जिल्द काट देते हैं। आजकल हम एक और काम करते हैं जिसमें हम जिल्द में छोटे छोटे सुराख कर देते हैं, जिससे जिल्द जब सुराख करते हैं, आपने देखा होगा जब भी कहीं पे चोट लगती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है स्किन वहां से, जब भी वहां स्कार बनता है तो जिल्द वहां से खिंच जाती है। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे बहुत माइक्रोस्कोपिक समय में सुराख बना देते हैं। ठीक है। और वहां से जब जिल्द खिंचती है आपकी पूरी जिल्द खिंच जाती है। फर्क करें, आपको डर लगता है उससे। हाँ। तो सेकंड चीज ये है कि हम यहाँ पे एक हल्का सा धागा डालते हैं जिल्द के नीचे, और वो सुई से नहीं डालते, बल्कि सुई एक ऐसी होती है जो आगे से गोल होती है, उससे दर्द नहीं होती, और उसमें उस लाइन को सुन कर देते हैं, उसमें एक धागा डाल देते हैं। अब वो धागा जो है यानी वही वाला धागा है जिसको हम आपके सूचरिंग थ्रेड बोलते हैं, कि जब हम जिल्द में टांके लगाते हैं उसी धागे की, और वो धागा को 5-7 महीने के बाद वो डिजॉल्व भी हो जाता है। लेकिन उसमें खूबसूरती होती है कि उस धागे के इर्द गिर्द हल्की हल्की नोकें बनी होती हैं जो कि जिल्द के अंदर फंस जाते हैं, और उसको जब हम खींचते हैं तो जिल्द वहीं पे खिंच जाती है। और और जिल्द को एक्चुअली वो याद, ये उसकी मेमोरी ये हो जाती है कि वो जिल्द वहीं पे जाके फाइब्रोसिस हो जाता है और जिल्द जो है टाइट हो जाती है वहां पे। तो बगैर सर्जरी की, तो इसको हम कहते हैं थ्रेड लिफ्ट। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हैं। इसके अलावा आगे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। तो दो प्रोसीजर डॉक्टर साहब ने बताए। डॉक्टर साहब, अब ये रिकमेंडेड किन लोगों के लिए और किन को आप मना कर देते हैं? ऑब्वियसली कुछ कराना चाह रहे होंगे तो आप कहेंगे कि जी आपके लिए नहीं, तो किन के लिए नहीं है? देखें, थ्रेड लिफ्ट जो है वो उन लोगों के लिए जिनकी इतनी ज़्यादा लूज नहीं हुई स्किन के, उसके लिए सर्जरी की जरूरत हो। ठीक है। अगर आपकी बहुत ही कम लूज है तो उसके लिए भी थ्रेड लिफ्ट नहीं है। फर्क करें, यहाँ पे लोगों की झुर्रियां पड़ जाती हैं यहाँ पे, जी जी बिल्कुल, या यहाँ पड़ गई, या कोई गड़े पड़ गए, सर्जरी कोई आपको एक्नी था उसके बाद गड़े पड़ गए, या सिर्फ स्किन लूज हुई लेकिन इतनी लूज हुई कि उसके लिए बहुत ज़्यादा खींचा जाए, तो उसके लिए हम काफी दफा माइक्रो नीडलिंग RF बोलते हैं, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो ये जो माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी है, ये मुख्तलिफ मशीनों के मुख्तलिफ नाम आप सुनते होंगे, लेकिन हमने देखना ये है कि वो कौन सी मशीन किसके लिए, वो तो डॉक्टर आपको बता देगा। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपकी जिल्द को हल्का सा टाइट कर देगी। इससे भी आसान काम ये है कि फर्क करें, आपकी सिर्फ जिल्द इतनी लूज हुई कि उसके लिए ना हमें लेजर की जरूरत है, ना हमें वहां पे थ्रेड लिफ्ट की जरूरत है, ना सर्जरी की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे आसान ये होता है तरीका कि जहां से फैट निकला है उसको रिप्लेस कर दें फैट से ही। तो अक्सर लोगों को क्या होता है कि फैट फेस से कम हो गया, लेकिन जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है, जिस तरह पेट का निचला हिस्सा हो गया, बाजुओं के पीछे हो गया, कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होता है साइड पे जिसको लव हैंडल्स बोलते हैं, वहां पे हो गया, जहां पे फैट जाता ही नहीं है। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है। अब वो फैट हमारे जैसे डॉक्टर्स के लिए जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं उनके लिए बड़ा मुफीद फैट है।
उसको आप यूज कर लेते हैं, वो उसको हम यूज कर लेते हैं, हमें पता है कि इसने जाना ही नहीं है, ठीक है। तो आप जितने मर्जी डाइटिंग कर लें, अब हम क्या करते हैं उस फैट को वहां से निकालते हैं एक छोटी सी सिरिंज से, कोई दर्द नहीं होती, जो सुन कर लेते हैं, और उसके बाद वहां डाल देते हैं फैट को जहां पे फैट की जरूरत है। अब पूरा फैट जब आपने वजन लूज किया, चाहे आपने इंजेक्शन आजकल जो लेटेस्ट हैं उससे किया हो, चाहे आपने डाइट से किया हो, चाहे आपने एक्सरसाइज से किया हो, आपके जिल्द की जो आपके फेस की आप जो कह रही हैं ना बार बार बेरौनक हो गई, वो इसलिए होती है कि फैट वहां का भी लूज हो जाता है और बूढ़ा दिखाई देने लगता है। लोग काफी दफा कहते हैं आके कि जी मैं 2 महीने में, आप कहते हैं कि जी मैं तो बड़ी सेहतमंद हो गई, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, मेरी शुगर ठीक हो गई, मेरा किडनी ठीक हो गया, लेकिन मेरा फेस इतना बेरौनक हो गया कि हर बंदा कहता है तुम बीमार लगती है। तो बीमार लगने से अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो या तो हम बहुत ज्यादा फैट डाल सकते हैं, अगर उससे भी डर लगता है तो अब इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई हैं कि अगर बहुत ही डर लगता है तो आपको फैट भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इंजेक्शन की सूरत में हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स आते हैं, तो हम फिलिंग कर देते हैं, वो 1.5 साल चलती है फिलिंग, और उसका फिर दोबारा किया जा सकता है उसको। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब इसके बाद स्किन केयर क्या होती है, आपको क्या ये रिपीट कराने पड़ते हैं सेशन बार बार? हाँ जी, जो तो फिलर्स हैं वो तकरीबन 1 साल तो आराम से चलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसके साथ हम करते हैं कि वो जगह जहाँ पे हमें लगता है फिलिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन झुर्रियाँ पड़ गई और वो मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट होकर, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल खासतौर पे माथे के और साइडों पे आंखों के, जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं और या एक रिपीटेड मूवमेंट से वक्त के साथ साथ वहाँ पे गहरी आपने देखा झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसके लिए फिलर की भी जरूरत नहीं है, वो बोटॉक्स से ठीक हो जाता है। बोटॉक्स जो है वो 4 से 6 महीने चलता है, जो फिलर है वो लकीली 1.5 साल तक भी चल जाता है, लेकिन साल एवरेज है। जो थ्रेड है वो तकरीबन 2 साल तक चलता है। लोग आम तौर पे एक चीज़ पे बेचारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं और वो मेरे ख्याल में बड़ी एक गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं हमारे यहाँ ख़ास तौर पे। वो कहते हैं जी ये सारी उम्र ठीक नहीं होता, सारी उम्र ना हमारी सेहत ठीक रहती है, ना जवानी रहती है, ना ज़िंदगी रहती है। तो आप चाहे ये जो शॉर्ट टर्म चीज़ें उनका एक और फ़ायदा है, फ़र्ज़ करें आज आपको ज़रूरत है, आपको एक खास जगह पे आपकी हाई चीक बोन्स थी, वक्त के साथ साथ चीक बोन्स दब गई, वो जब चीक बोन्स दबती हैं तो जिल्द जो है नीचे ढलक जाती है। अगर चीक बोन को हम दोबारा बिल्ड कर दें और उसको फिलर को जो 5 मिनट लगते हैं उसको बिल्ड करते हुए, तो क्या होगा, सारी चीक बोन भी हाई हो जाएगी दोबारा और ये झुर्रियाँ भी ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए साल में, और ज़रूरी नहीं कि हर साल वहीं पे हमने करना है, जो हमारी एज होगी तो हमें उस जगह को चेंज करते रहना पड़ता है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म चीजें भी काम करती हैं। सही। सो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि फैट की वजह से परेशान है। सो डॉक्टर साहब क्या करना है उनको? अच्छा, तो अब ये था कि जो फेस का तो हो गया कि फेस में अगर फैट निकल गया तो हम फिलर डाल सकते हैं। अब बॉडी का क्या करें? तो बॉडी में 2 टेक्नोलॉजीज आपने नाम सुना होगा, लेकिन दोबारा उसको थोड़ी तस्हीह कर दूं कि एक तो है हाइफू का नाम आप बड़ी सुनती हैं। जी बिल्कुल। हाइफू से हमारी स्किन टाइट होती है लेकिन जो फैट है वो डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो अगर कहीं पे फैट हो फिर आप हाइफू करवाएं, अगर फैट नहीं है और आपको चाहिए फैट वहां पे तो हाइफू मत करवाएं क्योंकि फैट कहीं डिजॉल्व भी ना हो जाए, राइट। स्किन टाइटनिंग होगी। अब बॉडी पे भी यही है, अक्सर लोगों जो होते हैं वो डी कंडीशन हो जाती है बॉडी। अक्सर लोगों का पेट निकला तो वो सिर्फ फैट से नहीं निकलता, कब्ज ऑफ जो पेट के मसल हैं वो ढीले हो जाते हैं। अगर आप पहले एक्सरसाइज करती हैं या ज्यादा मूव अबाउट करती हैं तो उसके लिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक और आई है उसको हम कहते हैं HIFEM, HIFEM, अच्छा, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये हाइफू से डिफरेंट है। ये मसल को आपके बिल्ड करेगी, मसल को टाइट करेगी। तो आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग कहते हैं कि जी मैं फलां चीज अगर करती हूँ तो मेरे मसल टाइट हो जाए फेस पे तो मैं अच्छी लगती हूँ। तो यही वाले मसल टाइट करने की जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट दोबारा आ गई है दुनिया में, इसका नाम HIFEM है। अब HIFEM टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि ये आपके पेट के मसल को टाइट कर देती है। यानी जो आपने फर्ज करें जो आपने सिटअप्स करने हैं ना 1 मिनट में 60 दफा, ये 1 मिनट में तकरीबन 2 से 5 हज़ार दफा करती है। यानी आप लेटे रहते हैं लेकिन मसल आपका टाइट होता जा रहा है, मसल आपका एक्सरसाइज कर रहा है, सिर्फ ऊपर एक पेडल सा लगा देते हैं, उससे कोई करंट नहीं पड़ता, कोई दर्द नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, और वो आपका जो फर्ज करें वो जो 10, 15, 20 मिनट की वो एक्सरसाइज है वो तकरीबन समझ लें आपके पूरे महीने की एक्सरसाइज के मुताबिक होती है। अच्छा। तो लोगों के जो मसल खास तौर पे आफ्टर प्रेगनेंसी और वैसे लूज हो जाते हैं, या आपको लगे कि मेरा फैट कम हुआ है अब मुझे टाइटनेस चाहिए, तो कुछ टाइटनेस उसमें मसल देगा। ठीक है। इसी तरह आपकी स्किन की जो है वहाँ पे हम
उसके इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और वो उसकी एक्सरसाइज करता है उन मसल्स की जो फेस के मसल्स हैं, तो उससे भी टाइटनेस आ सकती है। तो बहुत सारी आपकी जो जिल्द है लूज है वो उससे ठीक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इसके सेशन रिपीट करने पड़ते हैं? हाँ जी, शुरू में आप रिपीट करते हैं और जब आपके ठीक हो जाए, आप समझे काफ़ी टाइटनेस आ जाए, तो फिर आप काफ़ी लंबा गैप ले सकते हैं। और अगर आप उसके बाद आपने वैसे खुद से ही एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं। तो डॉक्टर साहब इसके बाद आपकी ईटिंग, आपकी एक्सरसाइज बड़ी मैटर करती है, आप क्या उतनी जल्दी दोबारा गेन कर भी सकते हैं? यूजुअली लोगों को जिनको अच्छा लगने की, दिखाई देने की आदत पड़ जाती है, वो उसको यूजुअली मेंटेन करते हैं। जो बीइंग लाइट एंड वेट ना, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बूस्ट एंड एनर्जी, तो वो लोग आम तौर पे वापस नहीं जाते। और मैंने फिर दोबारा ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत कहीं फैट आया, फर्स्ट डबल चिन आ गई है और डबल चिन आपको बॉदर करी, तो बजाय इसके कि आप उसकी खातिर आप इतने डिप्रेस होकर पूरे वजन जिस्म पे भी चढ़ा लें, आप उसका बगैर सर्जरी के, आजकल में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई हैं हमें अच्छा दिखाई देने के लिए कि ये ज्यादती है कि सोच लेना कि जी ये बहुत बड़ी होगी, लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजी होगी, बड़ी महंगी होगी इलाज, तो उसके लिए हम आजकल फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बजाय इसके कि अगर थोड़ा सा फैट है और हमने लाइपोसक्शन नहीं करनी, कोई हमने लेजर नहीं करना, तो ये फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन जो हैं, आजकल आपने सुना होगा कि लेमन बॉटल का नाम सुना होगा कोई, तो वो हम थोड़ा सा फैट का एक इंजेक्शन लगाते हैं एक चीज़ का, जिससे फैट डिसॉल्व हो जाता है। जब फैट डिसॉल्व हो जाता है तो वो जिल्द लटकती नहीं है, बल्कि वो स्नैप बैक कर जाती है। तो इसलिए ये बहुत सारी आजकल तो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो इसलिए इसकी फिक्र की जरूरत नहीं है। चलें जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटी छोटी चीजें अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। बट ये आपको मैं जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बड़े सेंसिटिव ये मामलात होते हैं, तो स्पेशलिस्ट के पास ही आपको जाना है जो इन कामों पे उबूर रखता हो। वंस अगेन आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात हुई कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।